Assalamualaikum students. Today we are going to take another topic and something new for you, and it is apart from the previous Lagrangian and Lagrange equations. Previously we have dealt with Lagrangian, Lagrange equation for of motion for different systems, and further we applied the Lagrange equations to some problems, and now we are going towards a different kind of topic, and which is phase space and Liouville's theorem. Now what is this phase space? A space of two n dimensions in which a representative point is indicated by the two n coordinates, n position coordinates and n momentum coordinates. phase space होती क्या है? एक स्पेस है जिसकी टू एन डायमेंशंस हैं, ठीक है। आपकी आर्म स्पेस 3 डायमेंशंस की है, ये स्पेस ऐसी है जिसकी 2 एन डायमेंशंस हैं। कितनी बड़ी होगी? अच्छा जी, अब उसके अंदर 2 एन कोऑर्डिनेट्स हैं जो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 2 एन कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? उसमें से n तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और n मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हैं। पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? q1, q2, q3 एंड सो ऑन qn, और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn। हमने कहा है कि जी एक स्पेस है, 2n डायमेंशंस की है, वहां पे कोई भी एक पॉइंट है, उसको 2n कोऑर्डिनेट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो 2n कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं। इस किस्म की स्पेस को 2n डायमेंशनल फेज स्पेस कहते हैं, या हम pq फेज स्पेस कहते हैं। अब ये n3 भी हो सकता है, अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसके लिहाज से 3 मोमेंटम भी आएंगे। मोमेंटम का हमने देखा था ना कि जी वो कोऑर्डिनेट qi के हिसाब से बनता है, तो आपने मोमेंटम का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है लैग्रांज इक्वेशन के हिसाब से। तो जी pi और qi में रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है वो भी आपने देखा हुआ है। वहां से आप, इसका मतलब कि qi से आप pi निकाल सकते हो। तो इस किस्म की स्पेस जिसमें सारे QIs इन्वॉल्व हो, सारे PIs इन्वॉल्व हो, वो PQ फेज स्पेस कहलाती है। फेज क्या होता है? एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर सिस्टम किस हालत में है वो उसका फेज कहलाता है, ठीक है जी। नीचे यही इसकी सिग्निफिकेंस आ रही है। व्हेनेवर वी नो द स्टेट ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम एट टाइम t, वी नो ऑल पोजीशंस एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, then this corresponds to a particular point in phase space। जब भी हमें स्टेट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम एट एनी टाइम t का पता हो, यानी हमें सारी पोजीशंस का पता हो, सारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का पता हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये खास जो पार्टिकल है, पर्टिकुलर पार्टिकल फेज स्पेस, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन का पता देता है, पर्टिकुलर पॉइंट है ये। कन्वर्सली क्या है कि अ पॉइंट इन द फेज स्पेस स्पेसिफाइज द स्टेट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। इसी तरह एक पॉइंट जो फेज स्पेस में हो वो हम कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम बता रहा है कि मैकेनिकल सिस्टम की क्या हालत है, किस कंडीशन में है, वो इक्विलिब्रियम में है, नॉन इक्विलिब्रियम में है, क्या उसका हिसाब किताब है। तो कोई भी पॉइंट फेज स्पेस का इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि मैकेनिकल सिस्टम की क्या स्टेट है, ठीक है जी। अब आगे आते हैं जी लियोवलीज थ्योरम। ये कैसा थ्योरम है जी? ये इस फेज स्पेस से रिलेटेड थ्योरम है। The 2 n dimensional volumes of R1 and R2 are the same, or if we define the number of points per unit volume as density, then the density remains the same। Let us say कि हमारे पास एक कर्व है E1, हमारे पास एक कर्व है E1 और उस पर कुछ पॉइंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स। ये जो कर्व है दिस इज E1, इस कर्व का नाम है E1, और हमारे पास यानी एट टाइम t जो है वो E1 था, और थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल जो हैं वो कुछ इस तरह से स्कैटर हुए कि ये एक और कर्व बना रहे हैं E2, ठीक है। अब पहला कर्व E1 था, दूसरा कर्व E2 था। इसके अंदर हम E1 में एक पार्ट ले लेते हैं इस E1 का, जिसका नाम हम R1 रख देते हैं कि ये R1 ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और कुछ देर के बाद R1 के पार्टिकल्स, जितने भी R1 में पार्टिकल्स थे वो E2 में
इतने हिस्से पे गए हैं, यानी वो जब E2 की फॉर्म आई तो उन्होंने इतने हिस्से को कवर किया है। इसको मैं R2 कहती हूँ। R1 का जो वॉल्यूम है और R2 का वॉल्यूम है वो सेम हो जाए, या हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि जी इस एरिया में और इस एरिया में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी रिमेन्स द सेम रहे, डेंसिटी सेम रहे, तो फिर हम कहते हैं कि जी टू एन डायमेंशनल वॉल्यूम्स जो हैं R1 और R2 के वो सेम है या डेंसिटी सेम है। अब जी डेंसिटी सेम आए तो जी कैसे सेम आएगी, ये हमने कह तो दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो भी है कर्व और जो भी पॉइंट्स जो हैं वो स्कैटरिंग, पॉइंट स्कैटरिंग जो है आर, यानी आप देखें टाइम t1 के ऊपर आपके पास कर्व था E1 और उसका पार्ट था R1, ठीक है, उसकी जितनी डेंसिटी थी आपने देख ली। पॉइंट t2 पे आपके पास नया जो कर्व बन रहा है वो E2 है और इसके ऊपर भी R2 आपने पार्ट लिया और R2 की डेंसिटी और R1 की डेंसिटी बराबर हो, तो ये है आपका लिवोलियस थ्योरम। लिवोली कहता है कि किसी भी टाइम पे डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। अच्छा, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। आप एक मैकेनिकल सिस्टम ले लें और आप कहें कि जी इसके अंदर मोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हम देख रहे हैं। कंसिडर मैकेनिकल सिस्टम एज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द मोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स थ्रू एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन फेस स्पेस। आपकी फेस स्पेस है, फेस स्पेस क्या है, वो स्पेस है कि जिसमें हालत का पता चलता है। इन सच ए केस वी हैव टू डायमेंशनल स्पेस PQ फेस स्पेस एंड द वॉल्यूम एलिमेंट रिड्यूसेस टू द एरिया एलिमेंट DP DQ। अब इस केस में हमारे पास दो डायमेंशनल स्पेस है Q और P। Q हमारे पास फ्री जो था कोऑर्डिनेट वो था और P जो है वो इस फ्री कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मोमेंटम एलिमेंट है, ठीक है जी। दो डायमेंशंस हो गई स्पेस की, फेस स्पेस की, और वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो जाहिर है एरिया एलिमेंट में रिड्यूस कर गया DP और DQ। फिगर क्या है कि जी आपके पास टू डायमेंशंस हैं, ठीक है, इस वक्त फेस स्पेस की। एक डायमेंशन आपकी है P डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन आपकी है Q डायमेंशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखो तो एक पॉइंट ले लो इन दिस PQ डायमेंशनल स्पेस, A ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे P और Q, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट B हम ले रहे हैं इसमें एक कोऑर्डिनेट Q तो एज इट इज है, चेंज जो आया है वो P में आया, ये P प्लस डेल्टा P इसका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह हम एक और पॉइंट लेंगे C जिसमें P तो एज इट इज है, चेंज इन Q है, Q प्लस डेल्टा Q। और इसी तरह हमारा ये जो चौथा पॉइंट होगा इस वॉल्यूम एलिमेंट का या इस एरिया एलिमेंट का, एरिया ये जो हम ले रहे हैं ये DP इंटू DQ है, ठीक है। चौथा जो है इसका पॉइंट ये है Q प्लस डेल्टा Q कॉमा P प्लस डेल्टा P, और ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये बाउंड्री ऑफ दिस एरिया एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है जी। आपका एक पॉइंट था APQ, APQ में हमने एरिया एलिमेंट लिया है, एरिया एलिमेंट ऑफ DP DQ, ठीक है, एरिया उसका DP DQ है। अब हमने क्या ये एरिया एलिमेंट जब लिया है तो एरिया एलिमेंट के जो आप कह सकते हो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान ये एरिया बन रहा है, ये चकोर सा बन रहा है, वो कौन से पॉइंट्स हैं कि एक तो ये P के बाद P प्लस डेल्टा P पे आप एक पॉइंट ले रहे हो B जिसमें Q सेम रहेगा, एक आपने पॉइंट लिया C जिसमें P सेम रहा, Q प्लस डेल्टा Q आपके पास आ गया, कोऑर्डिनेट Q में थोड़ा सा चेंज आ गया, और चौथा पॉइंट है आपका D विच इज Q प्लस डेल्टा Q P प्लस डेल्टा P, ठीक है जी। ये आपने सारा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अच्छा जी, अब ये एरिया एलिमेंट कंसिडर किया है तो हम कहते हैं कि ये रो इसकी डेंसिटी है और दिस डेंसिटी डिपेंड्स ऑन P Q एंड T, दैट इज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स पर यूनिट एरिया, वो हम लिमिटिंग प्रोसीजर से हासिल करेंगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि A B से जो भी पॉइंट्स अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं।
सिंस द स्पीड विद विच द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स एंटर थ्रू ए बी, वो स्पीड जिससे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ए बी से अंदर जा रहे हैं वो कितनी है। यहाँ पे इस फिगर में देखें, ए बी से पॉइंट्स अंदर जा रहे हैं यूं इस तरह से, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ए बी से अंदर जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड है क्यू डॉट। और इसी तरह ए सी से अगर कुछ पॉइंट्स अंदर जाने तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड होगी पी डॉट। ठीक है जी। अब रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स विच आर एंटरिंग थ्रू ए बी हैविंग द स्पीड क्यू डॉट, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स which enter through AB per unit time is rho q dot dp. And in the same sense हम कहते हैं कि जी जो number of representative points which are leaving through CD, अब AB से अगर अब देखें ना फ्लो हो रहा है, ये लेमिना है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, कुछ चीजें यहाँ नीचे से जा रही हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे से जा रहे हैं, कुछ ऊपर से निकल रहे हैं। ठीक है, अब जो नीचे से जा रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, उनकी स्पीड है क्यू डॉट। ठीक है, कितने पॉइंट्स नीचे से एंटर हो रहे हैं, जो नीचे से पॉइंट्स एंटर हो रहे हैं उनकी स्पीड है पी डॉट। कितने पॉइंट्स एंटर हो रहे हैं वो क्या होगा, स्पीड पी डॉट से एंटर हो रहे हैं। चेंज यहाँ पे कितना है, इस वॉल्यूम एलिमेंट का ये रकबा कितना है, वो है डी क्यू, और डेंसिटी कितनी है रो। तो कितने पॉइंट्स एंटर हो रहे हैं, रो डी क्यू इंटू द स्पीड ऑफ द पॉइंट्स पी डॉट। इसी तरह ये साइड है ए बी। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट्स एंटर हो रहे हैं, कुछ इधर से बाहर निकलने। ए बी के अंदर जो एंटर हो रहे हैं वो स्पीड क्यू डॉट से एंटर हो रहे हैं। नीचे सी डी था, सी डी के अंदर जो एंटर हो रहे थे वो पी डॉट से एंटर हो रहे थे। ए बी के अंदर जो एंटर हो रहे हैं वो क्यू डॉट से एंटर हो रहे हैं। और ये वाला एरिया कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये डीपी है। ये एंटर हो रहे हैं, कितने एंटर हो रहे हैं, रो टाइम्स डीपी एंटर हो रहे हैं, और स्पीड इनकी क्यू डॉट है, इसलिए रो क्यू डॉट डीपी जो है वो एंटरिंग पॉइंट्स है। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स विच एंटर थ्रू ए बी पर यूनिट टाइम इज रो क्यू डॉट डीपी। इसी तरह नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स विच लीव थ्रू सी डी, वो कितने होंगे, रो क्यू डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल क्यू पी क्यू डॉट डी क्यू इंटू डी पी। ठीक है जी, वो पॉइंट्स जो लीव कर रहे हैं सीडी से वो कितने हैं, कि ये रो क्यू डॉट तो है लेकिन चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑफ रो क्यू डॉट इंटू डी क्यू, वो उसमें एडिशन हो रहा। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स विच रिमेन्स इन द एलिमेंट, अगर हम सिर्फ इस एंट्री की बात करें कि जी ए बी से एंटर हो रहे हैं और सी डी से बाहर निकल रहे हैं, उसकी बात करें तो कितने पॉइंट्स इस एलिमेंट के अंदर रहेंगे, इस एलिमेंट के अंदर रहेंगे रो क्यू डॉट डी पी माइनस रो क्यू डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल क्यू रो क्यू डॉट डी क्यू टाइम्स डी पी, विच इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल क्यू रो क्यू डॉट डी क्यू डी पी। तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि एलिमेंट के अंदर रहेंगे। इसी तरह अब हम दूसरी साइड को कंसिडर करते हैं, यानी ए सी से पॉइंट एंटर हों, कितने एंटर होंगे, जितनी डेंसिटी है इनटू ए सी, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू के, डी क्यू के, और उसके अंदर इनकी स्पीड कितनी होगी, इनकी स्पीड होगी पी डॉट। तो कितने पॉइंट्स एंटर होंगे एसी के अंदर, वो होंगे पॉइंट्स एंटरिंग एसी, वो होंगे जी रो क्यू डॉट स्पीड जो है, सॉरी रो पी डॉट इंटू डी क्यू। और कितने एग्जिट होंगे, एग्जिट होने वाले कितने होंगे। अब ये जो चेंज आया है इस पूरे फेज में ए सी से बी डी तक जाते हुए, वो भी इंक्लूड होगा। पॉइंट्स एग्जिटिंग
exiting through BD, ये कितने हैं, रो P डॉट प्लस पार्शल बाय पार्शल, चेंज क्या आ रहा है जी, P के लिहाज से चेंज आ रहा है, रो P डॉट इंटू DQ, यहाँ पे DP आएगा और यहाँ पे DQ आएगा, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स थे जो एग्जिट हो रहे थे यहाँ से, ये पॉइंट्स थे जो एंटर हो रहे थे, इनको जब आप माइनस करेंगे एक दूसरे से तो वो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे जो विद इन दिस वॉल्यूम जो एरिया एलिमेंट है इसके अंदर रह रहे हों। यहाँ पे आ गया जी सेम चीज, द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच एंटर थ्रू AD एंड लीव्स थ्रू BC दे आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच रिमेन्स इन द एलिमेंट इज दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आ गया, जो इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स आ गया, वो वाले भी आए कि जो हमारे पास A B से दाखिल होके C D से निकल रहे थे, और वो वाले भी आए जो A C से दाखिल होके B D से निकल रहे थे। A C से यहाँ पे लिखेंगे, A C से दाखिल हुए और B D से निकल रहे। तो ये दोनों जो इंक्रीज हैं इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया कि जी इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स कितना होगा। अगर आप देखें तो ये इंक्रीज जो है वो क्या है, इनफैक्ट चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। सो दिस इंक्रीज वुड बी इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 10 यानी कि हम ये लिख सकते हैं चेंज इन डेंसिटी पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इंटू DP DQ। किसमें चेंज इन डेंसिटी है, स्मॉल वॉल्यूम DP DQ में, और इट इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल Q रो Q डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल P रो P डॉट DP DQ। यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू पार्शियल रो बाय पार्शियल T प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Q रो Q डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल P रो P डॉट इंटू DP DQ इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इसके बराबर है। दिस इज द इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स एंड इट कैन बी शोन बाय दिस, एंड व्हाट दिस एलिमेंट इज इक्वल्स टू, इट इज पार्शियल रो बाय पार्शियल T DP DQ, और ये जब एडिशन होगा तो आंसर आपका ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि DP DQ तो 0 है नहीं, रह के गया 0, पार्शियल रो बाय पार्शियल T प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Q रो Q डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल P रो P डॉट, ये इक्वल टू 0 है। जब इसके ऊपर हम पार्शियल बाय पार्शियल Q अप्लाई करेंगे रो Q डॉट के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ से दो टर्म्स आएंगी, पार्शियल रो बाय पार्शियल Q इंटू Q डॉट प्लस रो टाइम्स पार्शियल Q डॉट बाय पार्शियल Q। और जब आप सेकंड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से फिर आपके पास दो टर्म्स आएंगी, P डॉट पार्शियल रो बाय पार्शियल P प्लस रो पार्शियल P डॉट बाय पार्शियल P इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम, अब यहाँ पे मैंने एक नया नाम दिया है, नाउ बाय हैमिल्टन इक्वेशन। अब ये हैमिल्टन इक्वेशन क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि हैमिल्टन इक्वेशन क्या है। तो अब सिर्फ ये देख लें कि ये लिखा हुआ है, और ये हैमिल्टन इक्वेशंस हैं जो हम यूज तो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे कि हैमिल्टन इक्वेशन क्या है। माइनस P डॉट इज पार्शियल H बाय पार्शियल Q, Q डॉट इज पार्शियल H बाय पार्शियल P, और जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये रिड्यूस होगी पार्शियल रो बाय पार्शियल T प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल Q, Q डॉट की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल H बाय पार्शियल T। अच्छा, बहरहाल रो पार्शियल Q डॉट बाय पार्शियल Q, ये पार्शियल बाय पार्शियल Q है, Q डॉट की बजाय मैं पार्शियल H बाय पार्शियल P लगा रही हूँ, प्लस P डॉट पार्शियल रो बाय पार्शियल
P प्लस रो पार्शल बाय पार्शल P, P डॉट किसके बराबर है, माइनस पार्शल H बाय पार्शल Q के बराबर। और ये जो सारी चीज है अब बन क्या गई है, इट इज इक्वल्स टू पार्शल रो बाय पार्शल T प्लस पार्शल रो बाय पार्शल Q डॉट प्लस पार्शल रो बाय पार्शल P डॉट प्लस रो पार्शल स्क्वायर H बाय पार्शल P पार्शल Q प्लस माइनस साइन यहाँ पे आएगा, रो पार्शल स्क्वायर H बाय पार्शल P पार्शल Q, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएंगी हमारी ये तीन टर्म्स। सो दीज थ्री टर्म्स आर इक्वल टू 0। और इन तीन टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि हमारा रो जो है इट इज रो Q P T, तीन का फंक्शन है, Q का P का और टाइम T का। तो अगर मैं d रो बाय dt लिखना चाहूँ तो इट इज इक्वल्स टू पार्शल रो बाय पार्शल T प्लस पार्शल रो बाय पार्शल Q बाय पार्शल T विच इज Q डॉट प्लस पार्शल रो बाय पार्शल P बाय पार्शल T, इसके बराबर। सो पार्शल रो बाय पार्शल T प्लस पार्शल रो बाय पार्शल Q इंटू Q डॉट प्लस P डॉट पार्शल रो बाय पार्शल P, it is all equal to d rho by dt equal to 0, which shows that there is no change in density in the phase space, or the density in the phase space with respect to time is constant, and hence it proves the Liouville theorem that with respect to time if we want to change rho there would be no change in rho in the phase space। और ये आप देखो कि आपने कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरम पढ़ा हुआ, क्या था कि मास रिमेन्स अनचेंज्ड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म लेकिन रहेगा अनचेंज। वहां से ही आप देखो कि मास की बजाय अगर हम डेंसिटी लगा दें तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेंसिटी डज नॉट चेंज। वो कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात है, मास से रिलेटेड डेंसिटी होती है ना। मास क्या है, वेट क्या है mg, और m क्या है, जितने पॉइंट्स वहां पे हैं, m क्या है मास क्या है मैटर से रिलेटेड बात आती है तो डेंसिटी की बात आती है। तो अगर m कांस्टेंट इन टाइम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो डेंसिटी कांस्टेंट इन टाइम है, ठीक है ना। डेंसिटी और मास इंटर रिलेटेड टर्म्स है ना, तो इसका मतलब ये कि d रो बाय dt जो है वो 0 के बराबर है। आगे आते हैं जी जनरल केस की तरफ कि अच्छा पहले तो हमने ये बात की कि हमारे पास एक ही Q था और एक ही P था, ठीक है, यानी हमारे पास फ्री एलिमेंट एक था। अब लेट अस से कि हमारे पास n फ्री एलिमेंट्स हैं, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn, ठीक है। अगर n हमारे पास फ्री एलिमेंट्स हैं, फ्री एलिमेंट्स नहीं, हम बेहतर है कि हम फ्री कोऑर्डिनेट्स की बात करें। n फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, हम उनको नाम देते हैं Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn, और उससे रिलेटेड हम मोमेंटा लेते हैं, वो है P1 P2 एंड सो ऑन Pn, ठीक है। तो वॉल्यूम एलिमेंट किसके बराबर होगा, अब पहले तो एक P था और एक Q था, और वो जी सारा का सारा जो हमारा सिलसिला था वो सिर्फ एक PQ प्लेन तक महदूद हो गया था। अब हमारे पास n फ्री एलिमेंट्स हैं, फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, और n मोमेंटम के हैं, n मोमेंटम्स हैं। तो अच्छा जी, अब जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है वो किस में रिड्यूस हो गया, वो है जी dv इक्वल टू dq1 इंटू dq2 एंड सो ऑन dqn dp1 dp2 एंड सो ऑन dpn। ये आपका बन गया dv, चेंज इन वॉल्यूम एलिमेंट। क्योंकि वॉल्यूम आपका कहाँ से आएगा, आपके पास स्पेस 2n डायमेंशनल है, उसमें n फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं, n मोमेंटम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे एक्सेस हैं, n फ्री कोऑर्डिनेट्स के एक्सेस हैं, n मोमेंटास के एक्सेस हैं, उनके दरमियान एक वॉल्यूम एलिमेंट है, एक चीज है, एक वॉल्यूम सा पड़ा है। वॉल्यूम कितना होगा, देखिए जब आप स्पेस के अंदर लेते हैं, जब आप बल्कि यहाँ पे 2 डायमेंशन से हम लेके फिर चलते हैं कि जी अगर हम 2 डायमेंशन स्पेस में लेते हैं कि जी x y में, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, dx
डी वाई, चेंज इन एक्स इंटू चेंज इन वाई। एरिया एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट हमारा एरिया में रिड्यूस कर जाता है, डी एक्स डी वाई बन जाता है। 3 डायमेंशन में आ जाओ, एक्स वाई जेड, कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट पड़ा है, उसका वॉल्यूम लेना है आपने, वो किसके बराबर होगा? व्हाट इज द चेंज इन एक्स, व्हाट इज द चेंज इन वाई, व्हाट इज द चेंज इन जेड। तो वॉल्यूम एलिमेंट डी वी किसके बराबर होगा? डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, 2 डायमेंशन में डी वी बराबर था डी एक्स इंटू डी वाई, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इंटू चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन में जब आप आए तो डी एक्स डी वाई डी जेड आ गया। ठीक है, जब आप 2n डायमेंशंस में आए विद रिस्पेक्ट टू n फ्री कोऑर्डिनेट्स एंड n मोमेंटास, n qis एंड n pis, तो आपका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? dq1 into dq2 and so on dqn, dp1, dp2 and so on dpn. The increase of representative points in this element, वो कितने होंगे? अब आप वो पहले वाले को ही ले आए, उस वाले के लिहाज से क्या इंक्रीज होगा? Q1 के लिहाज से जो चेंज आएगा पार्शियल बाय पार्शियल Q1 इंटू रो Q1 डॉट, फिर पार्शियल बाय पार्शियल Q2, यहाँ पे Q2 आना चाहिए था, ये गलती से Qn लिखा गया है, पार्शियल बाय पार्शियल Q2 रो Q2 डॉट एंड सो ऑन, पार्शियल बाय पार्शियल Qn रो Qn डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल P1 रो P1 डॉट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल P2 रो P2 डॉट प्लस सो ऑन प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Pn रो Pn डॉट। ये आ गया इंक्रीज। अब क्योंकि ये इंक्रीज चेंज इन द डेंसिटी ऑफ दैट वॉल्यूम एलिमेंट है, और चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी डेंसिटी में चेंज है वो जाहिर है उस वॉल्यूम एलिमेंट में ही चेंज आया, उस वॉल्यूम एलिमेंट की डेंसिटी में ही चेंज है। जो ये सारा कुछ, ये सारी टर्म्स हमें शो कर रही हैं, वो क्या शो कर रही हैं कि उस वॉल्यूम एलिमेंट की डेंसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज क्या आया। हमने हर एस्पेक्ट से देख लिया। ठीक है, हमने Q1 कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखा तो ये चेंज जो आया था वो पार्शियल बाय पार्शियल Q1 PQ1 रो Q1 डॉट था। ठीक है, इसी तरह ये सारे चेंजेस आ गए, इन सब का हमने सम कर लिया। ये चेंजेस जो हैं विद नेगेटिव साइन आए, इन सब का सम कर लिया, तो ये इंक्रीज है, और ये इंक्रीज चेंज इन रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ऑल दीज सम, एंड दस partial rho by partial t plus partial by partial q1 rho q1 dot plus partial by partial q2 rho q2 dot plus so on plus partial by partial qn rho qn dot plus partial by partial p1 rho p1 dot plus partial by partial p2 rho p2 dot plus so on plus partial by partial pn rho pn dot whole is equal to 0। और ये किसके बराबर है? हैमिल्टन इक्वेशन हम यूज करेंगे। हैमिल्टन इक्वेशन अगर एक के लिए वो हैं जो पहले बताई हैं, तो क्यू आई के लिए क्या होगी, पी आई के लिए क्या होगी? हैमिल्टन इक्वेशन फॉर आई इक्वल टू 1 to n वो ये है माइनस पी आई डॉट इक्वल टू पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई, और इसी तरह क्यू आई डॉट जो है वो पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई के बराबर है। यहाँ पे अगर हम एक कॉमा लगा लें तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये है हैमिल्टन इक्वेशंस। अब ये जब वैल्यूज पुट करेंगे पिछली वाली टर्म्स में, तो सम जो है वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके वो ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 0। और ये किसके बराबर है? ये सारा अगर आप देखो तो अब आपका रो किस पे डिपेंडेंट है? आपका रो डिपेंडेंट है Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn, P1 P2 एंड सो ऑन Pn तक, और साथ में T भी इंट्रोड्यूस होगा, इस पे डिपेंडेंट है। अब अगर इस रो का मैं डी रो बाई डी टी निकालूं तो क्या होगा? डी रो बाई डी टी होगा पार्शियल रो बाय पार्शियल टी, क्योंकि रो के अंदर टाइम फैक्टर भी है, प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल Q1 डॉट प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल Q2 डॉट प्लस सो ऑन प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल Qn डॉट प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल P1 डॉट प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल P2 डॉट प्लस सो ऑन प्लस पार्शियल रो बाय पार्शियल Pn डॉट। ठीक है जी, ये इसके बराबर है।
तो अब देखो कि ये जो 2n+1 टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली जो टर्म्स हैं ये बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0 है, या डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और ये फिर वही लेवलिस थ्योरम है इन द एक्सटेंडेड पार्ट के जी, अगर 2n+1 फेज स्पेस हो तो उसमें लेवलिस थ्योरम क्या होगा। पहले हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक फ्री कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक फ्री कोऑर्डिनेट है तो एक p है और एक q है, ठीक है, एक q है उसकी वजह से एक p है, दो डायमेंशन बन गई। अगर हमारे पास n फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास q i's हैं, फ्री कोऑर्डिनेट्स सॉरी n फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं q i's, i इक्वल टू 1 to n। और इसी तरह उसके रिस्पेक्टिव जो मोमेंटा हैं वो क्या है, वो हमारे पास p i's हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस तरह हमारे पास जो स्पेस बन गई वो 2n डायमेंशनल स्पेस बन गई, और 2n डायमेंशनल स्पेस के लिहाज से भी हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमने 2 डायमेंशनल फेज स्पेस के लिहाज से देखा था। यानी हमारे पास जो आ रहा है वो है डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0, या हमारे पास डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट आ रही है, डेंसिटी इज कांस्टेंट इन टाइम। और ये आपका कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इक्वेशन जो है ये वही निकल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। वही कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बातें हैं, वही कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी वाली बातें हैं, और वही अब एनालिटिकल डायनेमिक्स में आ गई हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़ी थी बीएससी में। नेक्स्ट चीज समथिंग न्यू, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन में क्योंकि इस फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है, इसलिए मैंने फेज स्पेस की बात कर ली पहले, और फेज स्पेस की जब मैंने बात की तो साथ ही मैंने फिर ये लेवली थ्योरम का भी ले लिया। हालांकि हमने इसमें हैमिल्टोनियन इक्वेशंस यूज की हैं, येट आप देखो कि अभी तक हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशंस की नहीं थी, फिर भी हमने इनको यूज किया है लेवलिस थ्योरम में। तो अब हम हैमिल्टोनियन की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस की बात करेंगे, वो कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, ठीक है जी। हैमिल्टोनियन क्या है? हैमिल्टोनियन को कहा जाता है आमतौर पे कि दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ डायनेमिकल सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम। व्हाट वाज लैग्रांजियन? लैग्रांजियन क्या था? लैग्रांजियन को जहन में लाएं। लैग्रांजियन एक फंक्शन था। व्हाट वाज आवर लैग्रांजियन? Our Lagrangian was a function and it was a function of qi dot and t. Lagrangian was a function of free coordinates, generalized velocities and time. और हम कहते थे कि ये हमारा t माइनस v के बराबर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ये लैग्रांजियन, ठीक है जी। अब हम कंसिडर करते हैं फेज स्पेस ऑफ 2n कोऑर्डिनेट्स। अब अभी तक हमने लैग्रांजियन की बात की है, लैग्रांजियन की बात की है, और उसके बाद हम लैग्रांजियन को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जहन में रखते हैं, और हम अब आते हैं अपनी उसी 2n डायमेंशनल फेज स्पेस में, जहाँ हर कोऑर्डिनेट फ्री कोऑर्डिनेट एक डायमेंशन रखता है, और हर फ्री कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो मोमेंटम है वो भी इंडिपेंडेंटली एज कोऑर्डिनेट डील हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं और मोमेंटम है, फेज स्पेस है 2n कोऑर्डिनेट्स की है, उसमें n पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और n मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हैं। पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स q1 q2 एंड सो ऑन qn है, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स p1 p2 एंड सो ऑन pn है। हैमिल्टोनियन फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजियन हम हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये याद रखने की बात है कि हैमिल्टोनियन फंक्शन को डिनोट करते हैं h से। डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज इक्वल्स टू समेशन i इज फ्रॉम 1 to n p i q i डॉट माइनस l q i डॉट t। हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या है? समेशन i इज फ्रॉम 1 to n p i q i डॉट माइनस लैग्रांजियन which was dependent on qi dot and t। और ये जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है अगर आप देखो तो ये फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड मोमेंटा है, ठीक है जी।
हम कहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो जनरलाइज्ड मोमेंटम्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। उस फंक्शन का नाम हमने हैमिल्टोनियन रख दिया। हमने कहा कि हम हैमिल्टोनियन को इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजियन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं H इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस लैग्रांजियन, और I वेरीज फ्रॉम 1 to n. So this Hamiltonian function, it is a function of independent coordinates, free coordinates, generalized coordinates, and it is also a function of generalized momenta. Since it is a function of generalized momenta and generalized coordinates, so we can define this function, the change in the Hamiltonian, the change in this function as, ये देखो ना, यहाँ पे मैं ज़रा बॉक्स बना लूँ और इस बॉक्स में ज़रा अपनी बात करते हैं कि जो h है, इट इज़ h q i p i and t and I वेरीज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, हम कहते हैं हैमिल्टोनियन हमारा q i p i और t का फंक्शन है, जबकि i जो है वो 1 2 एंड सो ऑन n तक है। तो डी एच किसके बराबर होगा, चेंज इन एच किसके बराबर होगा। हम डी एच बाई डी टी नहीं ले रहे, हम टोटल चेंज इन एच ले रहे हैं। ये हो सकता है कि चेंज इन एच विद रिस्पेक्ट टू क्यू आईज आ जाए, ये हो सकता है कि चेंज इन एच विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई आ जाए इनटू डी क्यू आई प्लस समेशन ओवर आई चेंज इन एच विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ पी आई इंटू डी पी आई आ जाए, प्लस पार्शल एच बाय पार्शल टी इंटू डी टी। और ये वही वाला फॉर्मूला है जो आप लोगों ने कहीं मल्टीवेरिएट कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, ओडीज में पढ़ा हुआ है कि जी चेंज इन द होल फंक्शन कैसे आता है। स्पेशली ओडीज में तो हमने ये पढ़ा था कि जी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई आप कैसे लिखते हो, और ख़ास तौर पे ये एग्जैक्ट इक्वेशंस में ये था जी पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डी वाई। और इसी को जब आप इक्वल टू 0 करते थे तो आप कहते थे कि जी ये कोई भी फंक्शन हो तो उससे हम एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसी तरह चेंज इन एच क्या होगा, पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई डी क्यू आई फॉर ईच आई इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और इसी तरह जब हम p की बात करते हो पी आई की, तो उसके लिहाज से पार्शल एच बाय पार्शल पी आई डी पी आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्यू के लिहाज से भी आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एन टर्म्स ये आ गई। अगले एन डायमेंशंस के लिहाज से चेंज इन एच विद रिस्पेक्ट टू पी आई आ गया, और आखिरी जो है जाहिर है एच टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है तो पार्शल एच बाय पार्शल टी डी टी भी है इसके साथ। तो जी ये थे जी change in h with respect to the generalized coordinates and generalized momenta. This must be this one. अब अगर हम इस फंक्शन के लिहाज से आ जाएं, यानी हमें ये पता है कि हमारा फंक्शन जो h है वो किसके बराबर है। हमें ये पता है कि h समेशन i पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल क्यू आई डॉट टी के बराबर। हमें ये पता है कि हमारा h जो है उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन i इज फ्रॉम 1 to n पी आई क्यू आई डॉट, i इज फ्रॉम 1 to n पी आई क्यू आई डॉट माइनस l विच इज डिपेंडेंट ऑन क्यू आई डॉट एंड t। तो dh क्या होगा आपके पास, आपका dh होगा इस सारे में चेंज। असूलन तो ये अगर है h तो इस सारे में चेंज क्या होगा, चेंज होगी जी समेशन i इक्वल टू 1 to n पी आई एज इट इज डी क्यू आई डॉट प्लस डी पी आई इंटू क्यू आई डॉट और माइनस, अब l जो है वो क्यू आई का भी फंक्शन है, वो क्यू आई डॉट का भी फंक्शन है, वो t का भी फंक्शन है। तो समेशन i इक्वल टू 1 to n पार्शल l बाय पार्शल क्यू आई इंटू डी क्यू आई प्लस पार्शल l बाय पार्शल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट
प्लस पार्शल एल बाय पार्शल टी डी टी, ये जी इसके बराबर है। ठीक है, ये है चेंज इन एच। सो चेंज इन एच किसके बराबर है? समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई डॉट माइनस पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डी क्यू आई माइनस पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट माइनस पार्शल एल बाय पार्शल टी डी टी। और ये जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास डी एच इसके बराबर आ गया, बट आई हैव ऑलरेडी नो। अच्छा जी, अब आप याद करें लेग्रांज इक्वेशन का ना। लेग्रांज इक्वेशन के हवाले से हमने पढ़ा था कि पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई किसके बराबर होता है? पी आई डॉट के। इसी तरह पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट किसके बराबर है? पी आई के। अब ये दोनों वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दें तो आपका ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या बना? डी एच किसके इक्वल आया? ये आएगा जी समेशन आई क्यू आई डॉट डी पी आई प्लस पी आई डी क्यू आई डॉट माइनस पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई किसके बराबर है? पी आई डॉट के डी क्यू आई माइनस पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट किसके बराबर है? पी आई डी क्यू आई डॉट माइनस पार्शल एल बाय पार्शल टी डी टी के बराबर। अब इसके अंदर से आप देखोगे ये जो दूसरी टर्म और चौथी टर्म है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं, बाकी जो रह गई वो इस इक्वेशन के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो आपका डी एच किस में रिड्यूस हो गया? इट इज इक्वल्स टू समेशन आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई डॉट डी क्यू आई माइनस पार्शल एल बाय पार्शल टी डी टी। अब आपकी एक ये इक्वेशन है, दूसरी आपके पास दूसरी इक्वेशन थी कि आपका जो डी एच है प्रीवियस इक्वेशन वो पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई विद इन समेशन आई पार्शल एल एच बाय पार्शल क्यू आई डी क्यू आई प्लस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई डी पी आई प्लस पार्शल एच बाय पार्शल टी के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो क्या थी? डी एच, बिकॉज एच इज ए फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई एंड टी, सो इट इज इक्वल्स टू समेशन ओवर आई पार्शल एच बाय पार्शल क्यू आई डी क्यू आई प्लस पार्शल एच बाय पार्शल पी आई डी पी आई प्लस पार्शल एच बाय पार्शल टी। अब इस इक्वेशन को और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो डी पी आई है इनके कोएफिशिएंट्स किसके बराबर होंगे? पार्शल एच बाय पार्शल पी आई किसके बराबर होगा? ये क्यू आई डॉट के बराबर है। इसी तरह डी क्यू आई के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करें तो आपके पास पार्शल एल एच बाय पार्शल क्यू आई माइनस पी आई डॉट के बराबर है और पार्शल एच बाय पार्शल टी आपके पास माइनस पार्शल एल बाय पार्शल टी के बराबर है। एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई और तीसरी ये इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये जी हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन है और ये क्योंकि रिस्पेक्टिव हैं इस फेज स्पेस के। ठीक है जी, और उसके अंदर हैमिल्टन ने डिस्क्राइब किया एक फंक्शन और उसके हिसाब से उसने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब की है उसके। मैं इस चीज को एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ कि डी एच आपका है समेशन आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई डॉट डी क्यू आई माइनस पार्शल एल बाय पार्शल टी डी टी। और ये डी एच आपके पास कहाँ से आए? कन्फिग्रेशन ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू द लेग्रांजियन के हवाले से। कि आपका हैमिल्टोनियन जब आप इन टर्म्स ऑफ लेग्रांजियन लिखते हैं तो उसका आपके पास स्पेशल फॉर्मूला है समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, वेयर एल योर लेग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ योर फ्री कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज्ड वेलोसिटीज एंड टाइम। वहां से आप डी एच निकालते हो, चेंज इन एच निकालते हो। चेंज इन एच क्या आएगा? जब आप डी को अप्लाई करते हो समेशन के ऊपर तो आपके पास आता है समेशन पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस समेशन क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस जब आप इस एल के ऊपर आप डी को अप्लाई करते हो तो आपके पास बनता है समेशन
पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई प्लस समेशन पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट, और आखिर पे क्योंकि एल फंक्शन ऑफ टी भी है तो पार्शियल एल बाय पार्शियल टी डी टी, इसके बराबर ये सारा समेशन आता है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले उसके अंदर लेग्रांज इक्वेशन अपनी देखी है। क्या थी लेग्रांज इक्वेशन हमारी, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई इक्वल टू पी आई डॉट और पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट इक्वल टू पी आई। वो हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं। हमारी डी एच जो है वो रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस होकर सिर्फ 3 टर्म्स बन गई हैं। पहली टर्म है समेशन आई क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई डॉट डी क्यू आई, और तीसरी टर्म हमारी है माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी डी टी। उसके अलावा एच चूंकि आपका फंक्शन है पी आई क्यू आई और टी का, यानी कि आपका हैमिल्टोनियन जो है ये क्योंकि फेस स्पेस के अंदर है, ये फंक्शन है क्यू आई कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, पी आई जनरलाइज मोमेंटा का और टाइम का। जब अगर ये फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज मोमेंटा का और टाइम का, तो इसके अंदर चेंज हम कैसे ले सकते हैं, हम इसमें चेंज ले सकते हैं समेशन आई पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई डी पी आई प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल टी, ये चेंज था। जब हम इस चेंज को और वो जो हैमिल्टन को हमने इन टर्म्स ऑफ लेग्रांज लिखा और देखा और वहां से चेंज दिया, उसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई किसके बराबर आया, माइनस पी आई डॉट के बराबर आ गया। पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई किसके बराबर आ गया, हमारे पास क्यू आई डॉट के बराबर आ गया। और पार्शियल एच बाय पार्शियल टी हमारे पास किसके बराबर आ गया, माइनस पार्शियल एल बाय पार्शियल टी के। ये जो सारी हैं इनको हम कहते हैं हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि ये भी एक पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब कर रही हैं विद फुल एनर्जी। हैमिल्टन इज अ फुल एनर्जी, पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब कर रही है इन द फेस स्पेस। फेस स्पेस के अंदर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो सारा डिस्क्राइब कर रही है। उसके बाद ये एक छोटा सा नोट है। छोटा सा नोट क्या है कि ये जो हैमिल्टोनियन है आपका H which is equal to summation I equal to 1 to n p I q I dot minus l q I dot t, इसकी और स्मॉल h की वैल्यू जो कि एनर्जी फंक्शन है, स्मॉल h की वैल्यू क्या होती है, समेशन I q I डॉट पार्शियल l बाय पार्शियल q I डॉट माइनस l q I डॉट t, उसकी और हैमिल्टोनियन की सेम वैल्यू होती है। अच्छा, सेम वैल्यू कैसे होती है जी, अगर आप नोट करो तो ये जो नीचे स्मॉल h वाली इक्वेशन है इसमें है पार्शियल l बाय पार्शियल q I डॉट, जो कि लेग्रांज इक्वेशन आपको देती है कि ये इक्वल टू पी आई के बराबर है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू पी आई। जब आप पुट करोगे तो वो हैमिल्टोनियन फंक्शन ही बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन कंटेन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लेग्रांज क्या था, लेग्रांजियन इट वाज अ चेंज इन एनर्जी, इट वाज टी माइनस वी। हैमिल्टोनियन क्या है, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम की, ठीक है जी। अब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इसको जरा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने फेस स्पेस पढ़ी, एक नई चीज थी, एक नई डेफिनेशन थी फेस स्पेस। फेस स्पेस क्या थी, एक ऐसी स्पेस के जिसमें कोऑर्डिनेट्स भी हैं और जिसमें जनरलाइज मोमेंटा भी है, एक ऐसी स्पेस विच इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज मोमेंटास, इट इज कॉल्ड द फेस स्पेस। फेस स्पेस के हिसाब से फिर हमने लिवोली थ्योरम देखा। लिवोली थ्योरम वो था जिसमें हैमिल्टोनियन इक्वेशंस यूज हुई थी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की। लिवोली थ्योरम क्या था, लिवोली थ्योरम ये था कि डी रो बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन द डेंसिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। उसमें हमने एग्जांपल जो ली थी वो एक कर्व की थी कि जी कर्व है और टाइम के लिहाज से वो फैलियों सुकड़ा है और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसकी डेंसिटी पर यूनिट एलिमेंट जो है वो सेम हो, तो हम कहते हैं कि जी अब रो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये है कि उसके लिहाज से सेकेंडली हमने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि ये जी कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी तकरीबन वही बात हो गई जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, वहां से ही कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी रूल निकलता है न्यूटन्स कंजर्वेशन ऑफ मास से। कि न्यूटन कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वो कहता है, न्यूटन कहता है जी मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना मास को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास एक ऐसी चीज है जो कि शक्ल बदलती है, ठीक है जी।
अपनी शेप में वेरी करती है, कभी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कभी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। आपने फेमस फार्मूला पढ़ा इक्वल टू mc²। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, वो आइंस्टाइन ने निकाला था, एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो न्यूटन कहते हैं मास कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि सॉरी न्यूटन के लिहाज से तो नहीं, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मास रूल है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स शेप। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज चलती है, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास कंजर्वेशन थ्योरम आता है वो कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी आता है। मास जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, जाहिर है मास है एक जगह पे, डेंसिटी उसका इशू है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0, ये है आपका लिवोली थ्योरम। और लिवोली थ्योरम को हमने क्या किया, हमने ये कहा कि अच्छा जी अगर एक कोऑर्डिनेट हो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक है, उससे रिस्पेक्टिवली हमारे पास जनरलाइज मोमेंटा भी एक है। ठीक है, उसके अंदर हमने फेस स्पेस बना ली और उसमें देख लिया कि जी जो वॉल्यूम एलिमेंट था वो एरिया एलिमेंट बन गया, और उसमें जी एक साइड से कितने एलिमेंट्स एंटर हुए और कितने जो है पार्टिकल्स वो एग्जिट हुए, और दूसरी साइड से कितने पार्टिकल्स एंटर हुए और कितने एग्जिट हुए। तो उसके लिहाज से हमने ये देखा कि वो जो प्लेट थी या एरिया एलिमेंट था उसके अंदर चेंज इन डेंसिटी कितनी हुई। अब वो जो चेंज इन डेंसिटी थी वो चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी, जो भी चेंज आ गया, और वहां से हमने ये निकाला कि डी रो बाई डी टी इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, हम सीधा सीधा दौड़ के आ गए जी 2n डायमेंशंस में। 2 डायमेंशन सीधा ही हम जनरलाइजेशन हमने उसकी कर दी कि जी अगर 2n डायमेंशंस हों, हैमिल्टोनियन इक्वेशन हमने जरूर 2 डायमेंशन में भी यूज की, 2n डायमेंशन में भी यूज की, लेकिन 2n डायमेंशन में क्या था कि सारे के सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे थे, जनरलाइज्ड मोमेंटास यूज हो रहे थे, और उसको यूज करके तो उसके बाद हमने कहा जी अच्छा जी अब जो हैमिल्टन इक्वेशन है वो भी बीच में इंट्रोड्यूस करा दो, वो भी यूज करा लो, और वो यूज करा के तो उसके बाद हमने वही लिवोलिस थ्योरम दोबारा से प्रूव कर दिया कि जी डी रो बाय डी टी इस सूरत में भी 0 होगा, यानी कि रो इस सूरत में भी कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उससे अगली चीज हमने क्या की, हमने हैमिल्टोनियन को डिफाइन किया। हैमिल्टोनियन क्या है, एक तो हमें ये पता चल गया कि हैमिल्टोनियन एक स्पेशल फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी का फंक्शन भी कह सकते हैं, और जो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को। और क्योंकि फेस स्पेस से रिलेटेड है इसलिए हमने फेस स्पेस की पहले बात कर ली थी। हैमिल्टोनियन जो है आपका वो आपकी फेस स्पेस से रिलेटेड है, और आपका हैमिल्टोनियन जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटा और टाइम पे डिपेंड करता है, ये हमने बात की। फिर हमने कहा कि हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के दरमियान एक स्पेशल रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है कि हैमिल्टोनियन इज समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस लैग्रांजियन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटा एंड टाइम। व्हाट इज द सेकंड थिंग, Hamiltonian and Lagrangian has special relationship between them, and what is the relationship? H is summation I pi qi dot minus L, where L is the function of generalized coordinates, generalized velocities and time. अच्छा जी, अब ये अगर जो बातें हो गई, L की भी बात हो गई, H की भी बात हो गई, तो उसके बाद जी हमने क्या किया, हमने वहां से हैमिल्टन की इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली। वो इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिहाज से थी, हमने कहा जी पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई जो है वो क्यू आई डॉट के बराबर है। ये हमने डिराइव किया सारा, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई इक्वल टू क्यू आई। और इसी तरह एक और इक्वेशन जो हमने डिराइव की कि पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई इक्वल टू माइनस पी आई डॉट। और तीसरी इक्वेशन हमने डिराइव की कि पार्शियल एच बाय पार्शियल टी इक्वल टू माइनस साइन पार्शियल एल बाय पार्शियल टी, ये इसके बराबर होता है। यानी कि अगर आप हैमिल्टोनियन की डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स तो आंसर आएगा नेगेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आई लो तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, रिस्पेक्टिव जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आप पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू आई लो तो नेगेटिव ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्टिव मोमेंटम आ जाएगा। और इस तरह पार्शियल एच बाय पार्शियल टी लो तो वो माइनस ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल टी आएगा। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर खत्म होता है।
अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह हैमिल्टोनियन की एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे कि जी मुख्तलिफ तरह से हैमिल्टन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे उसकी एप्लीकेशंस की जा सकती हैं, कैसे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ली जा सकती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है, ये हैमिल्टन का तो टॉपिक खैर हमने शुरू किया है, फेज स्पेस और लिवोली थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गए। लिवोली थ्योरम की मैं आपको एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं कराऊंगी, लेकिन हैमिल्टन क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हैमिल्टोनियन एक बजाते खुद एक फंक्शन है, फंक्शन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। हैमिल्टन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिटिकल डायनेमिक्स में। तो हैमिल्टन इक्वेशन जो है उसकी मैं आपको काफ़ी डिटेल से आगे एग्जांपल्स वगैरह करवाऊंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।